नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पन्याल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटी प्री एग्ज़ाम 2016 का जो हुआ था 20 अगस्त 2017 को। और इससे नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ एचपी अलाइड सर्विसेज के प्री के एग्ज़ाम 2015-16 की डिस्कस कर चुके हैं और एचएस की 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 की जो प्री के एग्ज़ाम हुए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं एचपी एनटी प्री के एग्ज़ाम के बारे में। तो थोड़े से पहले डिस्कस कर लेता है इसके बारे में। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं थोड़ा पहले डिस्कस कर लूँगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह से रहता है, ताकि जो फर्स्ट टाइम तैयारी करें उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो मैक्सिमम आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120, मैक्सिमम मार्क्स भी रहते हैं 120। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। टाइम की बात करी जाए तो टाइम आपके पास रहता है 2 घंटे का। नेक्स्ट जो माइंड में क्वेश्चन रहता है वो रहता है आपकी नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड। तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है एग्जाम में, और कितनी होती है तो वो रहती है 1/4, यानी आपकी 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे एज ए पेनल्टी फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो ये तो होगी थोड़ी बेसिक सी बात है कि एग्जाम में क्या क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं जो एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो उसकी बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल जीके की। तो एचपी जीके की बात करें तो एचपी जीके में आपके पास है एचपी की हिस्ट्री, और उसके बाद एचपी जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स और एचपी करंट अफेयर। तो सबसे ज़्यादा इसमें पूछी जाती है आपकी एचपी हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपी हिस्ट्री के। तो लगभग 14 के आसपास एचपी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जो एचपी के क्वेश्चन रहते हैं वो 25 से 30 के बीच में वेरी करते रहते हैं। और इसमें आपके पास ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर के थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। अब मेनली पूछे जाते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे वगैरह होते हैं जो स्कीम्स वगैरह चलाई होती है गवर्नमेंट के द्वारा, उनसे ही क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी के आपके पास 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस की बात करें तो साइंस के भी आपके पास 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में आपके पास इंडियन ही जो इकोनॉमिक हिस्ट्री रहती है उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो पैटर्न रहता है वो भी इतना रहता है, 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। तो इसमें आपके पास 20 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपके पास 14 के आसपास है 14 से 50 क्वेश्चन जनरल पूछे जाते हैं। और गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, अलाइड का एग्जाम हो, एनटी का एग्जाम हो, एचएस का एग्जाम हो, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डेफिनेट है। तो बेसिक से तैयारी कीजिए हिमाचल महात्मा गांधी जी के ऊपर। तो कई बार आपसे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक से तैयारी कीजिए। तो 6 to 7 क्वेश्चन महात्मा गांधी पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसमें भी आपके पास 9 to 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन पॉलिटी से। और नेक्स्ट आपके पास जो सेक्शन बच जाता है वो रहता है आपके पास करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की बात करें तो इसमें भी आपके पास 25 से लेकर 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्टली अगर आपने मेरी प्रीवियस ईयर एग्जाम की वीडियो देखी होगी, कोई भी एग्जाम की वीडियो उठा लो, अलाइड की बात करें, एचएस की बात करें, प्री की मैं बात करूं, एनटी की बात करें, तो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। जो पर्सन इन न्यूज़ होते हैं या फिर मैक्सिमम जो अवार्ड वगैरह होते हैं उसी से, या फिर बजट वगैरह जो होता है उसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जितना भी एनालाइज करोगे अभी तक जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर से, तो उनका जो पैटर्न रहता है वो सेम ही रहता है। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार अच्छे से तैयारी कर ली है एग्जाम की और आपको रिवीजन करना है, तो सबसे बेस्ट यही है कि सबसे पहले आप जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए हैं उनकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। उससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करेगी और आपकी मेरिट भी इंक्रीज हो जाएगी थोड़ी सी। अब उसके बाद बात करते हैं लास्ट कट ऑफ की। तो काफ़ी लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मैं बात करूँगा सिर्फ जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ है वो रहती है 75 से 80 के आसपास। तो अगर आपको मेरिट में आना है प्री में, तो आपको इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे अगर आप बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी की। और बात करें रिजर्व कैटेगरी की, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हो, तो आप इसमें से
10 का मार्क्स घटा दीजिए तो उतनी आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो या आप मान लो 65 के आसपास कट ऑफ रहती है, 60 से 65 के आसपास कट ऑफ रहती है जो बाकी रिजर्व कैटेगरी होती है उनके लिए। तो ये तो थोड़ी बेसिक सी बात होगी फर्स्ट टाइम जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चनों की। तो ये जो मैं वीडियो हूँ, ये वीडियो मैं 2 पार्ट्स में लाऊंगा। पार्ट 1 आपका रहेगा 60 क्वेश्चन का, पार्ट 2 भी आपका रहेगा 60 क्वेश्चन का। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, लास्ट मैंने एक एग्ज़ाम डिस्कस करा था जो था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा लिया गया, 24 मार्च 2019 को हुआ था। तो वो एग्ज़ाम था आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का। तो उसमें जो 2 क्वेश्चन थे उनके आंसर की में भी गलत दिए थे, तो मैंने भी गलत बता दिए थे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था जो महात्मा गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग है जिसका नाम है वैष्णो जनते। तो उसमें पूछा गया था वो जो सॉन्ग है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था नरसिंह मेहता। तो उसको आप करेक्ट कर ले, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो नरसिंह मेहता उसका करेक्ट आंसर था। और एक क्वेश्चन उसमें और था जो मैंने गलत बताया था, क्वेश्चन था नगरहोल नेशनल पार्क। तो उसका जो करेक्ट आंसर है नगरहोल नेशनल पार्क आपको पड़ता है कर्नाटक स्टेट में। तो उसको भी करेक्ट कर ले, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो उसमें भी थोड़ी सी करेक्शन कर ले। वैसे मैंने जो उसका कमेंट सेक्शन है उसमें करेक्शन की है, बट उसके बावजूद भी अगर किसी ने नहीं देखी हो तो उसको करेक्ट कर ले। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हिमाचल जीके से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ता है। तो वो है दुलची दर्रा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हुई अलाइट की तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सेम यही क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो मसरूर मंदिर है, मसरूर में जो स्थित मंदिर है, रॉक टेम्पल जिसे हम कहते हैं, कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कहाँ पे है, तो मसरूर में है ये रॉक टेम्पल। तो इसका निर्माण कौन सी शताब्दी के आसपास हुआ था। तो ये होता 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के चंबा और सिरमौर जिलों के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए खंडों को 5 आदर्श विद्यालय स्वीकृत किए हैं। तो चंबा जिले में कितने किए गए हैं। तो चंबा के लिए किए गए हैं ऑप्शन डी 4 इसका करेक्ट आंसर है, और 1 सिरमौर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी पास क्या है, वाक्यांग लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जुड़ा है। तो देखिए कोई भी चीज़ हो जिसमें आपके पास यांग का साउंड आ जाए पीछे किसी भी वर्ड में, तो वो बिलोंग करता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को। तो यहाँ भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी किन्नौर। नेक्स्ट, दरान घाटी शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के किस कस्बे में है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी रामपुर बुशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सुकेती जीवाश्म पार्क फॉसिल पार्क ये पड़ता है सिरमौर में, और कौन सी नदी के तट पे है। तो ये मार्कंड के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 7। हिमाचल प्रदेश में 2013 ईस्वी में सबसे पहला कौशल विकास केंद्र किस कस्बे में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन ए नाहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 2014-15 में किस स्वच्छता मुहिम के स्थान पे स्वच्छ भारत मिशन ये शुरू किया गया था। तो वो था निर्मल भारत अभियान। तो पहले इस नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसे स्वच्छ भारत मिशन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग लाहौल स्पीति जिले में आता है। तो वो है 24.85। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और यही सेम क्वेश्चन आई थिंक एनटी का जो एग्जाम होता नेक्स्ट उसी में पूछा गया था। तो देखिए जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन, अगर आपके वहाँ से 4 या 5 के आसपास भी क्वेश्चन बनते हैं तो देख लीजिए, अगर कट ऑफ में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। आजकल तो एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग क्षेत्र में स्थित शिकारी देवी मंदिर काफ़ी फेमस है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से। वो है 10,000 फुट के आसपास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से निर्वासित कर दिया और उसे बनारस भेज दिया रहने के लिए।
तो उनका नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, विजयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बुशहर रियासत में रेत विवाह प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, 1925 में इसे समाप्त कर दिया गया था। कौन सी प्रथा को? रेत विवाह प्रथा को। अगर किसी को पता है रेत विवाह प्रथा कौन सी होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1946 ईस्वी में शिमला हिल स्टेट में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो वो थी रतेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौल को चंबा के राजा ने जीत लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रुद्रपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भू राजस्व जो 1863 ईस्वी तक बिलासपुर रियासत में फसल के अंश के रूप में लिया जाता था, उसकी मात्रा पैदावार की कितने प्रतिशत होती थी? तो वो होता था पैदावार का तीसरा भाग। तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पैदावार का तीसरा हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मंडी रियासत का कौन सा राजा ईश्वरी सेन की रखैल का बेटा था? तो उनका नाम था बलवीर सेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कुटलहर रियासत का क्षेत्र जो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने हथिया लिया था, निम्नलिखित में से किसने वापस दिलवाया था उन्हें? तो वो था गोरखाओं के द्वारा दिलवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 का क्या है? न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये थे नगरोटा से संबंधित। ऑप्शन डी नगरोटा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 19, ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली सबसे अंतिम ठकुराई कौन सी थी? तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, थरोच। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उसे लौटा दिया गया था? तो वो था क्यार दादून। ऑप्शन डी क्यार दादून करेक्ट आंसर है। 21, 2012 ईस्वी में चुनी गई हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जनजातीय क्षेत्र में से चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी थी? 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट 22, 2014-15 में हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना था? तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तो वो था 225। 23, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में के जो प्रसिद्ध लेखक थे जिनका नाम था यशपाल, उनका पैतृक गांव कौन सा था? तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, वो था भूमपल। नेक्स्ट 24, 1960 ईस्वी में किन्नौर जिले को गठित करने के लिए महासू जिले की चीनी तहसील और तथा कितने रामपुर तहसील के कितने गांव को जोड़ा गया था उसमें? तो वो थी 14 गांव। 14 गांव प्लस चीनी तहसील को बना के आपका किन्नौर जिला बनाया गया था 1960 में। 25, हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1952 का पहला स्पीकर कौन था? तो वो थे जयवंत राम। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे ट्रिक्स बनाई है, तो उसमें मैक्सिमम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे के सारे कवर है। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो मे भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जो प्लेलिस्ट है उसका नाम है HPG के ट्रिक्स, तो एक बार जाके जरूर देखें। नेक्स्ट 26, 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना था? तो वो था 87.95%। ये था लघु और सीमांत जोतों का प्रतिशत। और यही सेम क्वेश्चन अलाइड में पूछा गया था, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप चेक करोगे उस वीडियो को तो सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था। नेक्स्ट 27, और जो साइंसेस रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम पूछे जाते हैं। अगर आप अलाइड का देखोगे, HS का देखोगे, प्री के एग्जाम, तो उसमें साइंसेस के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 2001 और 2011 के दशक में हिमाचल प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक दर्ज की गई? तो वो की गई थी ऊना की। ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 28, चंबा के राजा मेरुवर्मन के दरबार से जुड़े हुए किस कारीगर ने भरमौर और छतराड़ी मंदिरों में अष्ट धातु की मूर्तियां बनवाई? तो उसका नाम था गुग्गा। नेक्स्ट 29, हिमाचल प्रदेश में किस आयु वर्ग की किशोरियों को किशोरी शक्ति योजना में जोड़ा गया था? तो वो थे 11 से लेके 18 वर्ष के जो भी किशोरी थे, लड़के थे। नेक्स्ट 30, हिमाचल प्रदेश में बंधुआ मजदूर प्रणाली, तो ये अधिनियम कब आया था? 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 1976 में। नेक्स्ट 31, 31 क्या है? बंगला में अमृत बाजार पत्रिका ये कब बनाई गई थी, कब आरंभ हुई थी? 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 1868 में। नेक्स्ट 32, फराइजी आंदोलन, इसके बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यह बिहार में आरंभ हुआ था, तो ये इसके बारे में गलत है। बाकी सही क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? इस्लाम का शुद्धिकरण करना। इसमें दीक्षा अनुष्ठान में बंगला भाषा प्रयुक्त की गई थी और इसके संस्थापक धर्मग्रंथिक रूढ़िवाद में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट 33, किस अधिनियम ने विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने की मांग को स्वीकार कर लिया था? तो वो था 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिन्होंने कहा कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, वो भी बजट पर बहस कर सकते हैं। नेक्स्ट 34, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे अलाइड की या एचएस की वीडियो थी, उसमें ये क्वेश्चन सेम पूछा गया था। तो हिंदू महासभा के सदस्य कौन नहीं है इसमें? तो रास बिहारी घोष, सॉरी बॉस, ये इसके सदस्य नहीं थे। मदन मोहन मालवीय भी थे, बीएस मुंजे भी थे, लाला लाजपत राय भी थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। 35, सोहन सिंह भाकना जो प्रेसिडेंट थे, लाला हरदयाल के द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी, गद्दर पार्टी 1913 में जो बनी थी सेंट फ्रांसिस्को में। और बाबा हरनाम सिंह किससे संबंधित है? तो ये थी गद्दर आंदोलन से। गद्दर आंदोलन जो 1913 में बनाया गया था सेंट फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा, और ये अपना न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। फर्स्ट इन्होंने न्यूज़पेपर अपना पब्लिश करा था सैन फ्रांसिस्को से ही, और वो करा था उर्दू में। उसके बाद इन्होंने पंजाबी की जो गुरुमुखी है उसमें भी स्टार्ट करा और इंग्लिश में भी स्टार्ट करा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, ये सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, बुक का नाम है, तो इन्होंने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है दीन बंधु मित्रा, इन्होंने नील दर्पण लिखी है, ये भी सही है। कैथरीन मेव मदर इंडिया, इन्होंने सही लिखी है। तो करेक्ट आंसर कौन सा नहीं है इसमें? तो ऑप्शन डी सरोजनी नायडू नेशन इन मेकिंग, तो ये इसमें करेक्ट आंसर 36 का डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, निम्नलिखित में होम रूल लीग के बारे में कौन सी चीज़ सही नहीं है? तो देखते हैं पहले हमारे पास क्या है। यह आयरलैंड के नमूने पर आधारित थी, तो ये सही है। एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी, सही है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्या है? इसके माध्यम से एनी बेसेंट भारत को स्वतंत्र बनाना चाहती थी, तो ये इसमें गलत है। बाकी बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट 38, भारत में सर्वप्रथम आईसीएस की परीक्षा कहाँ पे हुई थी? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हुई थी इलाहाबाद में। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो आपको कुछ एक कथन दिए हैं, आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट क्या है? गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता त्यागी थी 1940 में, ये गलत है क्योंकि त्यागी थी 1934 में, तो पहला गलत है इसमें। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, सही है। लॉर्ड वेवल ने क्रिप्स मिशन को भारत लाया, भारत भेजा, तो भारत भेजा गया था चर्चिल के द्वारा, जो उस टाइम वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थे, और यहाँ पे आए थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया है, तो ये भी गलत है।
और अभिनव भारत को बीडी सावरकर ने स्थापित किया, ये भी सही है। तो 2 और 4 इसमें सही है, बाकी इसमें गलत है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 40, 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल की सीमाएं निर्धारित करने के लिए जो आयोग बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 41, जो ईसाई मिशनरियां भारत आई उनके बारे में से कौन सा सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है? तो पहला क्या है, डेनमार्क का प्रोटेस्ट मिशन सर्वप्रथम भारत आया, तो ये सही है। मशीनरी को शासन करने वाली शक्ति के सदस्य होने का विशेष अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। सी क्या है, भारत के 19वीं सदी के अधिकांश सुधार आंदोलनों ने उनकी विरोधिता की, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया इसमें? ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। 1853 के चार्टर एक्ट में उन्हें भारत भ्रमण करने का अधिकार तथा ईसाई धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की, तो ये गलत है। नेक्स्ट आपको बताना है कौन किस आंदोलन से जुड़े हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 41 का फर्स्ट सर सैयद अहमद खां देवबंद आंदोलन, तो ये यहाँ पे गलत है, पहला गलत है, तो यही यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पूछा था कौन सा सुमिलित नहीं है, तो पहला ही नहीं है। तो बाकी देखिए आत्माराम पांडुरंग, तो ये प्रार्थना समाज से रिलेटेड थे। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और मैडम ब्लाब्स्की, इन्होंने थियोसॉफिकल स्थापित किए थे, फाउंडर थे इसके, तो ये भी केवल डायरेक्टली पूछा जाता है आपसे, तो करेक्ट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 43, निमन में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अवनिंदर नाथ टैगोर और गविनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 44, 44 क्या है, हेनरी विवियन डेरिज्यू, इनका संबंध किस चीज से रिलेटेड है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, इनका संबंध है यंग बंगाल आंदोलन से। नेक्स्ट 45, आपको इनको टाइम के हिसाब से क्रमबद्ध करना है, तो चलिए देखते हैं। तो यहीं पे देखते हैं, द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट ये आया था 1904 में, द सेल्टर मिशन ये आया था 1917 में, और एल्बर्ट जो बिल है वो आया था 1883 में, और स्वदेशी आंदोलन ये चला था 1905 में। तो आपके पास आपको सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले आपके पास हो गया एल्बर्ट बिल, फर्स्ट पे आ गया। दूसरा आपके पास हो गया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, दूसरे पे ये हो गया। तीसरे पे आपके पास हो गया स्वदेशी आंदोलन, और चौथे पे आपके पास हो गया सेल्टर मिशन। तो एज पर ऑप्शन अगर हम देखें तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए तथा अपने उत्तर को निम्न कोट में से चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसमें आपको कुछ एक स्टेटमेंट दिया, आपको इनमें फोकस करना है और उसके बाद देखना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या है इसमें? तो पहला इसमें है, मुंशी प्रेमचंद ने सबसे प्रथम उर्दू में लिखना शुरू किया था, तो ये इसमें सही है। और केवल डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाता है कि सर्वप्रथम इन्होंने किस में लिखना शुरू किया था, तो उर्दू में लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट है, बी आर अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा के से संबंधित है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था, तो जैसा कि मैंने बताया ये 1904 में आया था, तो उस टाइम आपकी जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, तो ये गलत है यहाँ पे। गद्दर नामक अखबार का सर्वप्रथम जो प्रकाशन हुआ था वो हांगकांग में हुआ था, ये भी गलत है, ये सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और उर्दू में हुआ था 1 नवंबर 1913 को। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लास्ट क्वेश्चन भी गद्दर पार्ट से रिलेटेड था। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो हो गया आपके पास 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है 47। राजा रवि वर्मा जो कि एक महान चित्रकार थे, उनके बारे में कौन सी चीज सही है? तो सही कौन सी चीज है इनके बारे में? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। उसने अपनी चित्रकला में भारतीय तथा पश्चिमी शैली सम्मिश्रण किया था,
तो ये दोनों चीज़ें उसमें थी। नेक्स्ट 48, 1906 में कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उनका नाम था सर एमरसन ने, सर विलियम एमरसन, उनके द्वारा इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, तो ये कहाँ पे है? कलकत्ता में है। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि कहाँ पे है? कलकत्ता में है। नेक्स्ट 49, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कौन सी चीज़ सही है? तो आपको इनमें पे विचार करना है। तो सही कौन सी है उस पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले क्या है? इसके सिद्धांत गौवाद रिश्तेवाद से प्रभावित थे, तो ये सही है। इसने बौद्ध तथा हिंदू शब्द तथा विचारों का प्रयोग किया, तो ये भी सही है। एनी बेसेंट एक स्कॉटिश महिला थी, तो ये गलत है, ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी। वह 1905 में कांग्रेस की सदस्य बनी, तो ये भी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो होता 1914, तो ये 1914 में जुड़ी थी कांग्रेस के साथ, और 1917 में ये अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया 49 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, 1 और 2 आपके पास सही है, बाकी गलत है इसमें। नेक्स्ट 50, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आपके पास सही नहीं है। तो ऑप्शन सी हरिनारायण आप्टे उड़िया साहित्य, तो ये सही नहीं है। बाकी सही कौन सा है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक संगीत से रिलेटेड है, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ये भी सही है। अलाउद्दीन खान ये हिंदुस्तान संगीत से रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 51, महात्मा गांधी के ऊपर पहला जीवनीकार कौन था? तो 51 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, उनका नाम था जे डॉक। नेक्स्ट 52, निम्न में हिंद स्वराज में कौन सा महात्मा गांधी की विचारधारा का हिस्सा नहीं है? तो महात्मा गांधी की विचारधारा का हिस्सा कौन नहीं है हिंद स्वराज में? ऑप्शन ए, भारत की वर्ण व्यवस्था एक आदर्श नहीं है, तो ये इसमें नहीं था उनकी विचारधारा में। तो करेक्ट कौन कौन से थे उनकी विचारधारा में वो भी देख लेते हैं। भारतीय सभ्यता निसंदेह अपने अत्यधिक समीकरण के कारण सर्वोत्तम है, तो ये भी था उनमें। पश्चिम तथा औद्योगिक पूंजीवाद सभी संघर्षों के लिए जिम्मेदार है क्योंकि इसने आर्थिक गतिविधियों को नैतिक संबंधों से अलग कर दिया, तो ये भी उसमें था इंक्लूड। हिंद स्वराज उनके द्वारा लिखी गई थी, डायरेक्टली पूछा जाता है हिंद स्वराज किसने लिखी थी? हमारे समकालीन समय में वकील, डॉक्टर तथा रेलवे देश को कंगाल बना रहे हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये आई थिंक एचएस के एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई थी। तो उनके द्वारा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बता रही है, जो देश को कंगाल बता रही है? तो वकील, डॉक्टर और रेलवे, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 53, निम्न में व्यक्तिगत आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रथम 2 सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम 2 सत्याग्रही कौन थे? 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उनका नाम था विनोबा भावे और राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन बी, सॉरी यहाँ पे जो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, विनोबा भावे तो है और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 54, निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विचार करना है और सही उत्तर देना आपको। तो 54 चलिए देखते हैं इसमें आपके पास कौन कौन से हैं सही। तो पहला कौन सा है? गांधी जी ने 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये इसमें गलत है। और नेक्स्ट क्या है? गांधी के दर्शन में नैतिकता का कोई अन्य विकल्प नहीं था, तो ये सही है। गांधी अपना धर्म छोड़ने के पक्ष में नहीं थे, ये भी सही है। यदि दूसरे आपका विरोध करते हैं तो आप उनके मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो यहाँ जो करेक्ट है वो है 2 और 3, तो ये आता आपका ऑप्शन बी में 2 और 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, तो ये उनकी विचारधारा के बारे में सही है। नेक्स्ट 55, महात्मा गांधी की शिक्षा योजना का भाग क्या नहीं था? कौन सा इनकी शिक्षा योजना का भाग नहीं था?
55 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन सी। विश्वविद्यालय की शिक्षा केवल अत्यंत योग्य विद्यार्थियों के लिए होनी चाहिए, तो ये इसमें करेक्ट आंसर है। और इसमें सही कौन कौन से थे? 7 से 14 वर्ष के लड़के लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है, व्यावसायिक शिक्षा। और डी क्या है? उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा सामाजिक जिम्मेदारियां समझना है, तो ये सही है इसमें। नेक्स्ट 56, घाटे की वित्त व्यवस्था का सीधा प्रभाव होता है, तो क्या सीधा प्रभाव होता है घाटे की वित्त व्यवस्था का? तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कीमतों को ऊपर धकेलती है। तो उससे क्या होता है, जो प्राइस होता है वो काफ़ी इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट 57, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 57 हमारे पास क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये कब आया था? 57 का करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन सी 2005 में। ऑप्शन सी 2005 इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 58, विजय केलकर समिति 2012 का संबंध किससे है? तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजकोषीय सुधार से। तो इनका संबंध किससे है? राजकोषीय सुधार से। तो 58 क्या है? फिजिकल कंसोलिडेशन, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 59, देश की सकल घरेलू बचत में कौन सा क्षेत्र अधिकतम योगदान देता है? तो देश की जो सकल घरेलू बचत है उसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा योगदान देती है? ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। तो करेक्ट आंसर इसका घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन डी। तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? विच सेक्टर हैज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग? तो वो है डोमेस्टिक सेक्टर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड में भी काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, और रोलिंग प्लान इज ए प्लान फॉर, तो जो रोलिंग प्लान होता है वो प्लान कितने सालों के लिए होता है? 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फॉर 1 ईयर। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1 वर्ष के लिए रोलिंग प्लान चलता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो फिलहाल हमने इसका जो पार्ट 1 था वो हमने डिस्कस करा। टोटल इसमें हमने 60 क्वेश्चन डिस्कस करे। नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन है और उसके साथ ही हम जो एनटी का प्री का एग्जाम है वो कंप्लीट कर लेंगे और उसमें भी हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जल्दी मैं कोशिश करूंगा उस पार्ट को भी लाऊं। तो आज के फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।